क्योंकि मेन बिल्डिंग के पूर्वी हिस्से में हम अब भी रह रहे थे, इसलिए पा ने नए प्रिंसिपल को ठहरने का इंतजाम कॉटेज में करने का फैसला किया। कॉटेज मेन बिल्डिंग से करीब 50 मीटर दूर अंधेरे शंकुकारी वन के किनारे स्थित था। कॉटेज का पिछला हिस्सा जहां खत्म होता था, ठीक वहीं से ढलान शुरू हो जाती थी, जो देवदार और सरों के पेड़ों के झुंड से ढका था। यह गर्म और आरामदेह घर था, जिसमें बैठक का एक बड़ा कमरा, 2 बड़े बेडरूम, एक रसोई और एक बाथरूम था। सामने सजा संवरा गार्डन था, जिससे वह अंग्रेजों का आकर्षक घर दिखता था। अंग्रेजों के शासन काल में ऐसा लगता है कि इस कॉटेज में होटल का मैनेजर रहता था। इसके एकांत में एक मनहूसियत थी। अपने कार्यकाल की शुरुआत में पा ने वाइस प्रिंसिपल से इसमें रहने को कहा था, लेकिन वे उसमें बमुश्किल 2 दिन ही रहे और फिर मेन बिल्डिंग ने ही जगह दिलाने का आग्रह किया। उसने तर्क दिया, मैं अकेला ही हूँ और मुझे रहने के लिए बस एक छोटा सा घर चाहिए। यहाँ तक कि उस कॉटेज में किसी के साथ रहना भी किसी को गवारा नहीं था। कोई भी उस कॉटेज में क्यों नहीं रहना चाहता, इस पर पा ने कभी ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि स्कूल में यह अफवाह जोरों से फैली थी कि उस कॉटेज में किसी की रहस्यमय मौजूदगी है। नतीजा यह हुआ कि उस कॉटेज को इंस्टीट्यूट के खास मेहमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया। कभी कभार सफाई के लिए उसे खोला जाता था, नहीं तो ज्यादातर वह खाली और बंद ही रहता था। अब उस कॉटेज को महीनों बाद पूरी सफाई के लिए खोला गया था, ताकि उसे नए प्रिंसिपल और उनकी पत्नी के रहने के लायक बनाया जा सके। सफाई का काम वल्लभ को सौंपा गया, जो 18-19 साल का था और 2 महीने पहले ही उसने स्टाफ के तौर पर ज्वाइन किया था। सफाई करने वाले सर्फ साबुन, झाड़ू पोछा और धूल झाड़ने वाले कपड़ों से लैस वल्लभ ने सुबह करीब 9 बजे कॉटेज का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। घर बर्फ की तरह ठंडा और अजीब ढंग से विरोध का एहसास कराने वाला था। उसने जैसे ही अपना काम शुरू किया, वैसे ही उसे अजीब अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या उसकी झाड़ू में ऐसी विचित्र आवाज निकल रही थी? वह रुक गया, एकदम स्थिर खड़ा रहा, लेकिन फुसफुसाहट सुनाई देती रही। उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें उसके पीछे से आ रही थी। उसने पलटकर देखा कि कॉटेज में कोई है तो नहीं। उसने ताजा हवा के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो कोई घुस तो नहीं आया। उसने सारे कमरे देख लिए, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने उन भुनभुनाती आवाजों को नजरअंदाज कर अपना काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन वे आवाजें तेज होती जा रही थी। आवाजें उसका पीछा कर रही थी। अपने गर्म कपड़ों के बावजूद वह अंदर से कांप रहा था। फर्श को बुहारने के बाद वह सुस्ताने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गया। भुनभुनाने की आवाजें उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। उसने भुनभुनाहट को बंद करने के लिए कई बार अपने कान कसकर बंद किए और फिर उन्हें खोल दिया। धीरे धीरे आवाजें बंद हो गई। शायद उसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत थी। 5 मिनट आराम करने के बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए वह खड़ा हो गया। तुरंत फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। उसने विचित्र आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वे तेज और तेज होती जा रही थी। फिर उसने पहला शब्द साफ साफ सुना, चले जाओ। उसने पलटकर देखा। शायद वह आवाज खिड़की के बाहर से आई थी, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। अपना सिर घुनाता हुआ वह वापस बेडरूम में आया और चादर बदलने के लिए उसे पकड़ा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। संभलने के लिए उसने साइड टेबल को थाम लिया। भाग जाओ। भारी और गुस्से से भरी वह आवाज करीब और एकदम साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके साथ खड़ा है, एकदम अदृश्य। उसके पैर जैसे जम गए थे। वह एकदम खाली कमरे में चारों ओर देख रहा था। उसने जब देखा कि बिस्तर पर रखा तकिया अपने आप ऊपर उठा और उसकी तरफ तेजी से आया, तो डर के मारे उसकी जान निकल गई। बचने के लिए वह नीचे झुका और फिर हांफता कांपता चीखता हुआ उस कॉटेज के बाहर भागा और सीधा प्रिंसिपल के दफ्तर में आकर रुका। पा ने धैर्य से वल्लभ की बात सुनी। उसका कांपता शरीर और पीला चेहरा इस बात का पर्याप्त सबूत था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया था। लेकिन तकिए हवा में अपने आप उड़ते हुए आए। जरूर यह लड़का कल्पना की उड़ान भर रहा है। खैर, पा एक पल के लिए चिंता में डूब गई। क्या सच में यहाँ भूतिया गतिविधियां हो रही हैं? पहले नंदी और अब वल्लभ। लेकिन इस ख्याल को उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया। यह लड़का बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। बमुश्किल 18 का है, अभी और अकल का कच्चा है। उन्होंने मेंटेनेंस के इंचार्ज विष्णु को बुलाया
और उससे कहा कि जब तक वल्लभ का काम खत्म न हो जाए तब तक वह उसके साथ रहे। वल्लभ ने सीधे इनकार कर दिया।